हमारी बायो की सेकंड क्लास है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब आपको एक्चुअल में काम कैसे करना है वो सुनो। आपको सभी को पहले एक कॉपी बनानी है और अब आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो टेंशन नहीं लेना है कि आपको प्रिपेयर करना है। मैं बोलूँगी, डिक्टेट करूँगी, आपको लिखना है। जैसे कि हमारे पहले भी चलता था, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी और आप कुछ ऐसे थे जो मैं डिक्टेट करती थी और आप लिखते थे। अब सब कुछ मैं डिक्टेट करूँगी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब आपको एक नोट्स कॉपी स्टार्ट करनी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो अब आप सबको एक बायो की कॉपी लेकर बैठना है अभी, और बीच में जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है आप वीडियो पॉज करो, उसको लिखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज हम बॉटनी का जो पहली यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट कौन सी थी? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म में जनन होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं हम। अब पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, तो दो तरीके से होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन, जो कि दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो आज हमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है। पहला, आपके एक गैमोस्पर्मी, अनिश्चित बीजता। घबराना नहीं है, मैं बता दूंगी ये क्या होता है, ठीक है। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, इसके दो नाम है, ठीक है। हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अब कायिक जनन है, ये आपके दो तरीके का हो सकता है। एक अगर प्रकृति में अपने आप हो रहा है, ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक जो आप खुद कर रहे हो, प्रकृति में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके का है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कृत्रिम रूप से किस तरीके से कायिक प्रवर्धन करवाया जा सकता है। इसको समझने के लिए पहले हमें शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव या कायिक क्या होता है। तो पादप के कायिक भाग से, वेजिटेटिव भाग से अगर नया पौधा हो रहा हो, नया पौधा लग रहा हो, उसे ही हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो कायिक भाग कौन से होते हैं पौधों के? अब आप ही जानते हो, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब क्या है प्लांट के? कायिक भाग, ठीक है। तो नेचुरल रूप से जो होता है वो चार तरीके का है। अगर नया प्लांट जो है वो उस प्लांट के रूट से लग रहा है तो रूट के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगर वो स्टेम से लग रहा है, तने से लग रहा है, तो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। या लीव्स से लग रहा है तो लीव्स के थ्रू कायिक प्रवर्धन। और या फिर एक और होता है जिसे हम कहते हैं बल्बिल्स, पत्र प्रकलिका, ठीक है। तो चार तरीके का इसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अब आर्टिफिशियल क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अब आपको नोट्स कॉपी में स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? लिखना, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म्स में जो जनन पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन फिर से दो में विभाजित है। पहला अनिश्चित बीजता और एक कायिक प्रवर्धन। अनिश्चित बीजता, नाम से ही पता चल रहा है, बीज, निश्चय मतलब निषेचन, अनिश्चय मतलब बिना निषेचन के। बिना निषेचन के अगर किसी प्लांट के अंदर बीज बन रहा है बिना किसी निषेचन के, तो उसे कहते हैं अनिश्चित बीजता, ठीक है। ए गैमोस्पर्मी, स्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पर्म। स्पर्म यानी सीड। तो सीड में गैमो, गैमो मीन्स फर्टिलाइजेशन, गैमस, गैमीट्स बनना। ए गैमो मीन्स फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स नहीं बनना। तो ए गैमोस्पर्मी का मतलब क्या हुआ? इसमें आप डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? ए गैमोस्पर्मी इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन सीड्स आर फॉर्म्ड। अनिश्चित बीजता के बारे में आप क्या लिखोगे?
पादप के अंदर बिना किसी निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना युग्मकों के निर्माण के बीज का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन करते जाना आपको, ठीक है। फिर आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पादप में, प्लांट्स के अंदर कायिक भाग से अगर कोई नया पौधा आ रहा है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। If the plant are grown from the vegetative part of the plant, then it is known as vegetative propagation or a reproduction. Next इसके अंदर आता है नेचुरल रूट्स के थ्रू। अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो रूट से नया प्लांट आ जाता है? आप एग्जांपल बता सकते हो? स्वीट पोटैटो, शकरकंद को लगाओगे नया पौधा लग जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो। स्टेम के द्वारा, स्टेम के मैंने आपको खूब सारे एग्जाम्पल बताए हैं, फिर भी मैं अभी वापस रिपीट करूंगी। स्टेम के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं कायिक भाग के अंदर? जैसे कि आलू, पोटैटो, ठीक है, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, ऑनियन, ये सब स्टेम है और इनको आप लगाओ, ऑनियन को रखो और पोटैटो को रखो जमीन के अंदर, नया प्लांट आ जाएगा। तो स्टेम से नए प्लांट आना। लीव्स की इंपॉर्टेंट है, थोड़े आपको एग्जांपल इनके पता होने चाहिए, ठीक है। तो लीव्स के अंदर ऐसे कौन से हैं जो जिसके लीव्स से कोई बर्ड निकली, कलिका निकली, नीचे गिरी और नया पौधा लग गया। तो ऐसे में आपको ये डायग्राम याद है? ये कौन सी लीव का डायग्राम है? ब्रायोफिलम का। किसका है? ब्रायोफिलम लीफ का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, छोटी सी बर्ड जो है वो निकलती है, नीचे गिर जाएगी और नया प्लांट लगा देगा। तो ब्रायोफिलम के अंदर, बिगोनिया के अंदर लीव्स के थ्रू जो है आपके क्या है, नया प्लांट लग जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रायोफिलम, ठीक है। फिर आता है बल्बिल्स या फिर पत्र प्रकलिका। आपने कभी एलोवेरा का पौधा देखा है, अगेव का? उसके ऊपर जब इन्फ्लोरोसेंस आता है, इसका पुष्प क्रम आता है, तो उसकी जो प्रकलिकाएं हैं वो नीचे गिरेगी या आप लगाओगे तो उससे नया प्लांट निकल जाएगा। तो बल्बिल्स या प्रकलिकाएं क्या होती है आपके अगेव प्लांट के अंदर, ठीक है, जिसमें आपका नया प्लांट जो है लग जाएगा। तो इन्फ्लोरोसेंस से भी जो है नया प्लांट लग सकता है। तो 4 तरीके से प्रकृति में अपने आप ही नए प्लांट जो हैं वो लग सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होते जा रहे हैं। अब आपको ये जो है नोट्स बनाते जाना है साथ में। अब नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कृत्रिम रूप से पादप के अंदर कायिक प्रवर्धन। ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का। कटिंग, कर्तन, काटना, कर्तन, ठीक है, कटिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर लेयरिंग, दाब लगाना। लेयरिंग को क्या बोलते हैं? दाब लगाना। और तीसरा आता है आपके इसके अंदर ग्राफ्टिंग, रोपण। ठीक है, तो हम यहाँ पर कटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के लिए फिर से वापस ब्लैक बोर्ड इरेज कर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग देख लो। कटिंग यानी काटना, कतरना, ठीक है, कर्तन। तो कटिंग में क्या है, ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक रूट कटिंग हो सकती है, ठीक है, मूल कर्तन, और दूसरा आ जाएगा स्टेम कटिंग, स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन, स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन मतलब किसी की भी जड़ें लो, काटो, जमीन में लगाओ और उग जाएगी। और स्टेम कटिंग में क्या होगा कि किसी की भी स्टेम लो, उसको काटो, आपकी जो स्केल होती है जो 15 सेंटीमीटर की होती है लगभग, तो आपको 10 से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक की वो स्टेम को काटना है और काट कर लगाओ तो लग जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रोज़ है। रोज़ अगर आपने घरों में कभी रोज़ लगाए तो रोज़ कैसे लगाते हो आप? उसके बीज लाकर डालते हो क्या? नहीं ना, उसकी स्टेम काटते हो। और स्टेम भी कैसे काटते हो?
आप अगर जैसे ही काटते हो तो ऊपर से आप थोड़ा सा इसको स्लांट रखते हो ऐसे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये इसकी एक कह सकते हो कि बहुत ही ज़रूरी नीड है, आवश्यकता है कि जैसे ही जो कटिंग ले रहे हो उसके अंदर कम से कम 2 नोड होने ही चाहिए, ठीक है। तो कटिंग में आप चाहे शुगर केन गन्ना ले लो या रोज़ ले लो, इनके अंदर स्टेम को काटो, कम से कम 15 या 20 सेंटीमीटर की ज़मीन में लगाओ, लग जाएगी। बट उसमें नीड क्या है कि इनके अंदर बीच में नोड होने ज़रूरी है, कम से कम 2-3 नोड होने चाहिए। रूट कटिंग में क्या है, रूट को काटो और लगाओ। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रोज और शुगर केन, ठीक है, गन्ना और गुलाब। रूट कटिंग के अंदर आप लेमन ले सकते हो, नींबू के पेड़ की जड़ें काटो, लगाओ, लग जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो अब आपको लिखता जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ आप। तो कटिंग क्या होता है, किसी भी पादप के भाग को काट कर अगर जमीन में लगाया जाए तो नया पादप जो है वो लग सकता है, जो कि 2 प्रकार का होता है। और नेक्स्ट आता है लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे अब। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे वापस से। अब दूसरा आता है इसके अंदर आपके लेयरिंग, दाब लगाना। दाब किसका लगाओगे, मिट्टी का। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, कटिंग में हमने क्या किया था, जो इनका पेरेंट प्लांट था, जनक पौधा था, उससे चाहे जड़ें हो चाहे तना हो, हमने उसको काट कर अलग कर कर ज़मीन में लगाया था। पर इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इन पौधे, जो भी जनक पौधा है या पेरेंट प्लांट है, उसको काटेंगे नहीं, पहले उसके प्लांट के अंदर ही इंड्यूस करवाएंगे, प्रेरित करवाएंगे कि नई जड़ें आ जाएं। जब नई जड़ें आएंगी उसके बाद उस पौधे को, जो नई जड़ें आ रही हैं, उसको मेन प्लांट से अलग करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो दाब लगाना है या लेयरिंग क्या होता है कि इसके अंदर हम जो है न्यू प्लांट इंड्यूस करवा रहे हैं, वो उसी पौधे पर करवा रहे हैं, उसको उससे अलग नहीं कर रहे हैं। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है माउंट लेयरिंग और दूसरा होता है आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जिसे हम बूटी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही कहेंगे, बूटी। एयर लेयरिंग को कहते हैं वायुदाब, वायुदाब लगाना, ठीक है। और माउंट लेयरिंग मीन्स आपके टीला दाब लगाना, ठीक है। अब माउंट लेयरिंग या क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। माउंट लेयरिंग उन पौधों के अंदर होता है जिनका तने जो हैं बहुत ही कोमल होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो पौधे होंगे उनमें आप माउंट लेयरिंग को करवा सकते हो। एयर लेयरिंग जो है वो बेसिकली पेड़, ट्रीज़ के अंदर होते हैं, तो ये छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर होंगे और ये जो है ये ट्रीज़ के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेम जो है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और जो ट्रीज़ होंगे उनकी स्टेम जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। अब क्यों हम जो है एयर लेयरिंग इसमें नहीं कर सकते या जो माउंट लेयरिंग है वो उसमें नहीं कर सकते, तो अब देखो छोटा सा पौधा है जिसमें बहुत सी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर से सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होती है इसकी, उस ब्रांच को लेकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ कर आपको ध्यान रखना है कि इसका ऊपर वाला जो भाग है उसको ज़मीन में नहीं दबाना है, और कम से कम 2 नोड होने चाहिए जो ज़मीन में आप दबा रहे हो,
मिट्टी डाल दो। एक जनक पौधा है, पेरेंट प्लांट है, उसकी सबसे नीचे वाले तना लेना है, सबसे नीचे वाली ब्रांच टहनी लेनी है, उसको ज़मीन में गाड़ना है। याद रखना कि कम से कम 2 नोड ज़मीन के अंदर होने चाहिए और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज़मीन में नहीं दबना चाहिए, वो साइड में रहना चाहिए। बाकी ये प्लांट तो लगा हुआ ही है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद जब यहाँ पानी डालते जाओगे तो इन नोड्स से क्या होगा कि नई जड़ें निकल आएंगी, नई जड़ें निकलेगी और ऊपर की तरफ नया पौधा निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप इस पौधे को अपने जनक पौधे से अलग कर सकते हो और इस पौधे को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। समझ में आया? तो अब आपको इसमें लिखना है। लिखने में आप क्या लिखोगे? माउंट लेवलिंग इज अ प्रोसेस इन विच विदाउट सेपरेटिंग from the parent plant, the lowest most branch is buried in the soil with 2 or 3 nodes, and they were induced that the adventitious roots comes out from those nodes, and when the adventitious roots come out from the nodes, then the new induced plant is separated from their parent plant. Okay, अब नेक्स्ट आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होगा, अब बड़े बड़े ट्री हैं तो बड़े बड़े ट्री में आप ऐसा तो नहीं है कि इसका तना दबा दोगे, तो अब क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, इनकी चाहे आपके बड़े बड़े पौधे हैं आम के और एप्पल के और उन सब के, तो अब उसमें क्या करना है, आपको इसकी किसी भी टहनी की छाल को उतारना है। ये बाक है, घाव करना है, वुंड करना है, ठीक है। जो बाक है, छाल है, उसको हटाना है, वुंड करना है, घाव लगाना है। लगा दिया घाव। अब क्या करोगे, इस घाव वाले हिस्से में आपको रुई, मॉस की क्या होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, मॉस लगा दो या रुई लगा दो। रुई लगाकर आप उसको मिट्टी डालकर टाइटली बांध दो और पॉलीथीन लगा दो। पॉलीथीन के बाद उसको पूरे धागे से बांध दो। उसका मतलब ये क्या है कि आपको पता है रूट्स हमेशा नीचे लगती है ज़मीन में और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पर और एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि ये एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और कुछ आपके 2 या 3 हफ्ते बाद यहाँ से इसके अंदर से रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब क्या करना है, जब तक आपने घाव लगाया है, रुई लगाई है, मिट्टी लगाई है, पॉलीथीन लगाया है, कवर किया है, ऊपर वाली टहनी में क्या करना है, एक मटकी बांध दी, मटकी बांध दी और इसमें एक बहुत ही छोटा छेद करना है और एक धागे से इस जो भी आपने घाव लगाया है उसके इर्द गिर्द उसकी रस्सी को अंदर तक जाना चाहिए। तो बूंद बूंद करते हुए इधर घाव वाले एरिया में क्या है, पानी आता जाएगा, तो वो मिट्टी क्या होगी, सॉफ्ट भी होती जाएगी और एयर टाइट है तो एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कुछ समय बाद क्या है, नई जड़ें इधर से निकल जाएगी। अब क्या कर सकते हो, जब नई जड़ें निकल रही है तो अब इस ब्रांच को इस अपने पेरेंट प्लांट से क्या है अलग कर दो और आप जो है इसको कहीं और जगह लगा सकते हो। तो ये कहाँ कर सकते हो आप, जहाँ ट्री की स्टेम बहुत मोटी होती है तो उनके जो भी ब्रांचेस हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ये जो चीज़ आपने की है इसको कहते हैं बूटी। तो ये एयर लेयरिंग तो इतना कुछ नहीं, पर बूटी पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज बूटी, बूटी क्या होता है, कैसे बनती है, तो बूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों क्या है आपके, एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। अब नेक्स्ट आता है लेयरिंग के बाद आपका दूसरा पोर्शन ग्राफ्टिंग। क्या होगा, ग्राफ्टिंग। तीसरा है आपके ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, रोपण। अब देखो, कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव 3 प्रकार का है। 3 टाइप्स में कौन कौन से, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो कटिंग में क्या किया था आपने, जनक पौधे से उसको अलग कर कर लगाया था।
और दाब लगाने में क्या किया था, पहले यहाँ पर जड़ों को इंड्यूस प्रेरित किया था कि वो आ जाएं, उसके बाद जनक पौधे से अलग किया था और फिर नई जगह लगाया था। रोपण में क्या होता है, रोपण में 2 हिस्से होंगे आपके। इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फल बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक पौधा आपने लगाया जिसके फल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जिस पौधे के फल अच्छे आ रहे हैं उसका कोई हिस्सा लेकर, जहाँ जिसके अच्छे नहीं आ रहे उस पौधे को पूरा काट दो, सिर्फ ज़मीन में रूट्स रहनी चाहिए, तो उस पौधे को काट कर उसका हिस्सा जो है इसमें लगा दो। तो यहाँ पर 2 पौधे जो हैं ग्राफ्टेड, हम किसी ऑर्गन का भी ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ लगाना। तो ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि आप 2 हिस्सों को क्या है जोड़ रहे हो, यहाँ पर ग्राफ्टिंग क्या है। तो यहाँ 2 नाम आएंगे, एक आएगा आपके सायोन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कलम, और एक आता है स्टॉक, जिसे हम कहते हैं स्कंद। अब देखो कलम क्या होता है, कलम वह हिस्सा है, वह पौधा है जिसमें बहुत अच्छे, चाहे अगर बेर मानो तो बेर बहुत अच्छे आ रहे हैं, या फली मान लो या फ्लावर मान लो जिसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो हिस्सा उस पौधे का, कलम उस हिस्सा लोगे जिसके सबसे अच्छे पार्ट आ रहे हैं, चाहे जो भी। स्टॉक या स्कंद क्या होता है, वह हिस्सा जिसमें अच्छे कुछ नहीं आ रहे, चाहे फ्रूट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, सीड्स भी अच्छे नहीं आ रहे, बट नीचे ज़मीन में रूट्स अच्छे से ग्रो हो रही है, तो इसका हिस्सा काट दोगे, वो स्टॉक होगा। और जो नया लगाओगे उस पौधे के ऊपर वो क्या होगा, कलम होगा, सायोन होगा। तो रोपण या ग्राफ्टिंग क्या है, पहले तो ये सुनो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप 2 पौधों को जोड़ते हो, जिसमें एक पौधे में बहुत अच्छे फल, फूल, बीज आ रहे हैं और दूसरा पौधा जिसमें आपके फल, फूल, बीज अच्छे नहीं आ रहे, उन दोनों को जोड़कर आप एक पौधा बना रहे हैं, जिससे जिसमें नहीं आ रहे हैं उसमें भी अच्छे आ जाएंगे। अब ये जो ग्राफ्टिंग है ये 4 तरीके की होती है, स्टॉक नहीं या स्कंद नहीं, ग्राफ्टिंग है वो 4 तरीके की होती है। एक जो है आपकी टंग ग्राफ्टिंग, टंग जीव, जीवा टंग ग्राफ्टिंग। एक हो जाएगा आपके वेज ग्राफ्टिंग, वेज फच्चर रोपण। एक हो जाएगा आपके क्राउन ग्राफ्टिंग मुकुट रोपण, और एक लास्ट है आपके बर्ड ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण। अब चारों का मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब टंग ग्राफ्टिंग में क्या करना है, वह पौधा, एक में तो रूट होंगी, ठीक है, रूट लगा हुआ जो हिस्सा है वो क्या है, स्टॉक या स्कंद है, वो हिस्सा। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एक वी शेप का कट लगाओगे, ठीक है, और जो सायोन या कलम लगाने वाले हो वो इसके अंदर फिट भी इसी तरीके से होना चाहिए। तो ऐसा कट, तो दोनों जुड़ जाने चाहिए। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि दोनों का डायमीटर जो है, व्यास है, वो बराबर है। कैसे, देखो स्टॉक है और जो कलम ऊपर से दूसरे पौधे की जो लगा रहे हो वो दोनों ही क्या है, एक जैसी है, व्यास है, डायमीटर एक जैसा है। अब इसको क्या है, दोनों को जोड़ दोगे, टाइटली जोड़कर रस्सी बांध दोगे। अब रस्सी बांधकर पानी देना है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद दोनों का कैम्बियम जुड़ जाएगा। कैम्बियम यानी एधा जो है वो इनका जुड़ जाएगा और ये एक पौधे की तरह क्या है, ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब इसमें ये फ़ायदा हुआ, देखो आप ये ना सोचो कि इसको काटा है तो क्या फ़ायदा हुआ, पर देखो जिस पौधे में अच्छे लग रहे थे उसमें तो वो लग ही रहे हैं, आपने तो उसका एक पार्ट लिया है। इसमें अच्छे नहीं लग रहे थे, इसको काट कर आप जोड़ा। अब कुछ समय बाद जब ये ग्रो होगा तो ये भी क्या है, अच्छे देगा, आपके जो भी फ्रूट हो, चाहे सीड हो, चाहे फ्लावर हो। फच्चर में क्या होता है, वेज, कुल्हाड़ी देखिए, एक्स मारते हैं जो, ठीक है। तो इसमें स्टॉक के अंदर तो आप वी शेप का जो है कट करोगे, स्कंद के अंदर ये जड़ें हैं, ठीक है, ये तना है और तने में वी शेप का कट किया है स्टॉक के अंदर। और जो सायोन जो आप इसके अंदर लगाने वाले हो उसमें कुल्हाड़ी जैसा कट लगाना है, ठीक है, कुल्हाड़ी मारते हैं ना वैसा कट, और एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। तो वेज में क्या करते हो, वी शेप का कट लगाते हो, फिट हो जाएगा। इसमें भी सेम है कि इसमें स्टॉक और सायोन, कलम और स्कंद दोनों के डायमीटर, व्यास एक जैसे हैं।
अब जोड़ देना है, कुछ समय बाद एदा इनके जुड़ जाएंगे और ये एक पौधे की तरफ वृद्धि करना शुरू कर देगा। मुकुट में क्या डिफरेंस है, इसमें आपकी स्टॉक जो है, स्कंद है, उसका व्यास बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और कलम की जो व्यास होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें आप एक से ज़्यादा कलम भी लगा सकते हो। ऐसे कर कर आप बहुत सी कलम जो है क्या कर सकते हो, एक ही स्टॉक के अंदर लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपके स्टॉक है, डायामीटर जो है इसका बहुत ही बड़ा है, पर जो कलमें लगा रहे हो आप, सायोन लगा रहे हो, वो बहुत ही क्या है, आपकी पतली पतली छोटी छोटी है, तो बहुत सारी एक ही पौधे पर लगा सकते हो। अब वेट करो जब तक कि ये प्लांट जो है ग्रो करना शुरू ना कर दे। बड या आपकी कलिका ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसमें काटोगे कुछ नहीं आप, रूट है, पूरा स्टॉक ही है। अब इसमें आप जो सायोन लगा रहे हो ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, इस तने में आपको पूरा टी शेप का कट लगाना है। ऐसा टी शेप का एक आपने कट लगा दिया, ठीक है। अब कट लगाकर आपको क्या करना है, किसी भी प्लांट है उसकी कली लानी है, बर्ड लेकर आनी है, ठीक है। और उस बर्ड को क्या करना है, जहाँ आपने टी शेप का कट लगाया है वहाँ उस कली को फिट कर दो, फिट कर कर रस्सी बांध दो। कुछ समय बाद ये कली क्या है, एक तने के आपकी कली ब्रांच के रूप में, टहनी के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगी और ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये हो गई आपके कली का बर्ड ग्राफ्टिंग। समझ में आ गया आपको। तो 4 तरीके की आपकी क्या होती है, ग्राफ्टिंग होती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि स्टॉक और सायोन के डायमीटर कैसे कैसे हैं, और कौन सा सायोन, कितने सायोन आप किस स्टॉक के ऊपर लगा सकते हो। ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें ही चैप्टर के अंदर दूसरा पोर्शन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे ये सेकंड चैप्टर में आपके स्टार्ट होगा, बट इसके अंदर आपके क्या होगा, कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर है कि भाई फ्लावर का डायग्राम क्या है जो आप जानते हो, ठीक है। तो फ्लावर का डायग्राम क्या है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेकंड जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना वहीं पर बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।